Hello and a great welcome, and hope that each one of you, as always, are absolutely fine. And of course, we always pray for your good health, for your prosperity, and of course, for your well-beingness. तो ऑन अब इस नोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। करेक्ट, एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। अब आपने अपनी स्क्रीन पर इसका नाम देख लिया होगा, शेयर बेस्ड पेमेंट। दिस इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ऑफ कोर्स, शेयर बेस्ड पेमेंट, it is covered by International Financial Reporting Standard 2, you can say, or also Ind AS 102. करेक्ट। तो शेयर बेस्ड पेमेंट क्या है? अब ज्यादा टाइम मैंने वेस्ट नहीं करा। पहले तो बस मैं इतना कहूंगा, इट्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और लेटली एक्चुअली इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, तो इसीलिए इस चैप्टर को हम थोरोली रिवाइज कर रहे हैं। एंड दैट इज द मेन रीजन फॉर री रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन इट्स एंटायरिटी। करेक्ट। तो शेयर बेस्ड पेमेंट, इंड AS 102। तो शेयर बेस्ड पेमेंट्स में सबसे पहले तो मैंने कई बार नोट करा है कि बहुत से बच्चे जो है ना, उनको शेयर बेस्ड पेमेंट का जो मीनिंग है वो ठीक तरीके से क्लियर नहीं है। इनफैक्ट बहुत से लोगों को शेयर बेस्ड पेमेंट का मीनिंग जिस तरीके से क्लियर होना चाहिए वो नहीं है। शेयर बेस्ड पेमेंट का नाम सुनते ही लोगों को ये लगता है कि शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब है कि पेमेंट शेयर्स में हो रही है। ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शेयर बेस्ड पेमेंट्स का बेसिकली मतलब क्या है। लेट्स हैव अ लुक। करेक्ट। और बहुत डीपली हम जरा इसको देखेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। कोई भी चीज को जब देखना हो तो बहुत विस्तृत रूप से, बहुत गहराई से उसको देखना पड़ता है। तो लिखने के लिए पहले तैयार हो जाओ। कहने का मेरा आशय ये भी है, ये नहीं है कि लिखना नहीं है। जो लिखेगा नहीं उसको प्रॉब्लम होगी। व्हाट एग्जैक्टली, तो पहला टॉपिक है कि व्हाट एग्जैक्टली शेयर बेस्ड पेमेंट आर। व्हाट एग्जैक्टली शेयर बेस्ड, बड़ा लंबा वर्ड है, अब इसको शॉर्ट करना ही पड़ेगा। What exactly share based payments are? तो शेयर बेस्ड पेमेंट्स हैं क्या? लो जी। तो हकीकत में शेयर बेस्ड पेमेंट्स क्या हैं, ये मतलब समझाने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से आपको समझाया। करेक्ट। आइए ध्यान से मेरी बात को नोट करें। मान लेते हैं कोई एंटिटी है, कोई एंटिटी है E1, और एक एंटिटी है, एंटिटी क्या है, एक पार्टी है, सप्लायर। This entity E1 enters into an agreement with the supplier. ये जो एंटिटी है, इसका इस सप्लायर के साथ एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट क्या हुआ कि आप हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे। एंटिटी E1 ने सप्लायर को कहा कि आप हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, और एग्रीमेंट ये है कि जो पेमेंट हम आपको करेंगे, करेक्ट, जो पेमेंट हम आपको करेंगे कैश में करेंगे। सर ये भी कोई एग्रीमेंट है? अब कुछ चीजें समझाने के लिए कभी कभी ऐसे डिमॉन्स्ट्रेशन भी लेने पड़ते हैं। पहले तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश ये करना चाह रहा हूं कि ये एक नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। इसका शेयर बेस्ड पेमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। एंटिटी ने सामान खरीदा और उसकी पेमेंट उन्होंने कैश में करी या क्रेडिट में सामान खरीदा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ए नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप नॉर्मल रॉ मटेरियल को परचेज करने की जो एंट्री करते हैं आप वही करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट। दिस इज नॉर्मल। लेकिन मैंने इस ट्रांजेक्शन को क्यों लिया जब इसका कोई ताल्लुक शेयर बेस्ड पेमेंट से नहीं है? लेट्स हैव अ लुक। कभी कभी अगर हमें दिन का महत्व समझना है तो रात को परखना पड़ता है। इसको मैं ए लिख देता हूं, ठीक है ना, केस ए। केस बी, अब मैंने केस बी में क्या लिखा, एक बार फिर से मान लेते हैं कि कोई दूसरी एंटिटी है E2। करेक्ट। देयर इज अनदर एंटिटी इन द मार्केट E2। अब E2 enters into an agreement with a party, let us say supplier। ये जो पार्टी है सब कोई सप्लायर है, कोई ट्रेडर है, कोई मैन्युफैक्चरर है। करेक्ट। अब की बार E2 और सप्लायर के बीच में क्या एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट ये है कि आप हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे। क्या सप्लाई करेंगे? रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे। यू विल सप्लाई रॉ मटेरियल टू अस। इसलिए केस की तरह इस केस में भी E2 ने कहा सप्लायर को कि आप हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, लेकिन
हम आपको जो पेमेंट देंगे वो कैश में देंगे। अब आप सोचोगे सर पिछले वाले केस में और केस में फर्क क्या है, पर अभी ये केस पूरा नहीं हुआ है। करेक्ट, थोड़ा पेशेंस से हमें सुनना है। पूरा एग्रीमेंट ये है कि आप हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, रॉ मटेरियल जब हमें मिल जाएंगे तो हम आपको पेमेंट कैश में तो देंगे, लेकिन हम कैश में आपको कितनी पेमेंट देंगे, हम कितना कैश आपको देंगे, तो वो जो कैश हम आपको देंगे वो कैश हम बेस करेंगे उस वक्त हमारी एंटिटी के जो शेयर का प्राइस मार्केट में चल रहा होगा। यानी कि अब की बार मैं आपको कैश में पेमेंट तो करूंगा, लेकिन लेकिन this payment will be based upon the current prices of the equity instruments of entity E2। यानी कि अब की बार एंटिटी E2 क्या कह रही है सप्लायर को कि आप हमें रॉ मटेरियल तो देंगे, लेकिन वी विल मेक यू द पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइसेस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर प्रिवेलिंग इन द मार्केट। हमारे शेयर की जो वैल्यू मार्केट में चल रही होगी उसके हिसाब से हम आपको पेमेंट करेंगे। आप डिफरेंस समझने की कोशिश करें पिछले और इसमें। इसका मतलब यह है कि जब भी, तो शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब, पहले तो एक बात, एक ये चीज अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि इसका ये मतलब है कि हम शेयर्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, नहीं। शेयर बेस्ड पेमेंट के अंतर्गत पेमेंट कैश में करी जा सकती है, किसी भी अन्य एसेट में करी जा सकती है, और शेयर्स में तो ऑफ कोर्स करी ही जा सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम किसी भी मोड के थ्रू पेमेंट करें, वो पेमेंट चाहे वो कैश हो, चाहे एसेट हो, चाहे शेयर्स हो, वो पेमेंट बेस होनी चाहिए ऑन द करंट प्राइसेस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एंटिटी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। तो अब की बार इस एंटिटी ने एग्रीमेंट ये करा कि हम आपको पेमेंट जो करेंगे कैश में करेंगे, लेकिन दिस पेमेंट will be based upon will be based upon the current prices will be based upon the current prices of इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत से बच्चे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग पूछते हैं। देखो बेटे, अगर आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नाम का चैप्टर कर लिया है इंड AS 109, 107 और 32 में, मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी बताया कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का मतलब वैसे तो इक्विटी शेयर कैपिटल ही होता है, लेकिन कभी कभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो सकती है। पॉइंट ये है। तो जनरली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का मतलब है एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज लाइक एन इक्विटी। करेक्ट। तो बेस्ड ऑन करंट प्राइसेस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अब ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वर्ड भी बार बार आएगा, तो इसके लिए मैं ना EI यूज करूंगा। करेक्ट। बेस्ड अपॉन द करंट प्राइसेस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ E2। अब की बार एग्रीमेंट ये है, तो इसका मतलब दिस ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन है, दिस ट्रांजेक्शन विल फॉल अंडर IFRS 2। करेक्ट। जब मैं IFRS 2 बोलूं तो इसका मतलब इंड AS 102। तो ये जो ट्रांजेक्शन है, दिस ट्रांजेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें जो मोड ऑफ पेमेंट है दैट इज बेस्ड अपॉन द करंट प्राइसेस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। लेकिन कहानी अभी यहीं तक खत्म नहीं होती, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सी, अब मैंने एक और केस लिया। करेक्ट। अब की बार केस में मैंने क्या लिखा कि देयर इज एन एंटिटी बाय द नेम ऑफ E3। अब की बार E3 नाम की कोई एंटिटी है। करेक्ट। दिस एंटिटी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद इट्स एम्प्लॉइज। अपने ही किसी एम्प्लॉय से इनका एक एग्रीमेंट हुआ, किसी एक एम्प्लॉय से एग्रीमेंट हुआ। करेक्ट। ये एंटिटी है, ये इसका एम्प्लॉय है। इन दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट है कि ये जो एम्प्लॉय है हमें कुछ टेक्निकल नो हाउ देगा। TECHNICAL, टेक्निकल नो हाउ। बेटे, नो हाउ का मतलब होता है तकनीक, टेक्निकल नो हाउ। तो एग्रीमेंट यह है कि एम्प्लॉय विल सप्लाई टेक्निकल नो हाउ। करेक्ट। कुछ उसके पास तकनीक होगी, कोई ही माइट बी ए वेरी एक्सपर्ट एम्प्लॉय। तो एंटिटी ने कहा कि आप हमें अपना ये टेक्निकल नो हाउ दे दो और इसके बदले में हम आपको कुछ पेमेंट करेंगे।
लेकिन ये जो पेमेंट करेंगे हम कैश में करेंगे। लेकिन वंस अगेन अब की बार देखो एंटिटी क्या कह रही है, ध्यान से सुने, ये मत सोचना कि ये दोनों भी सेम है। अब की बार एंटिटी कह रही है एम्प्लॉय को कि विल मेक द पेमेंट इन कैश, बट ये जो प्राइस, ये जो कैश होगा, इट विल बी बेस्ड, it will be based upon, it will be based upon current price of equity instrument, EI, equity instrument of the group, of the group to which E2 belongs। समझने की कोशिश करो। अब की बार एंटिटी ने क्या कहा है, इनफैक्ट प्रीवियस केस में क्या कहा था कि हम आपको कैश तो देंगे, पेमेंट देंगे, लेकिन इट विल बी बेस्ड अपॉन द करंट प्राइसेस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आवर एंटिटी, डेट मीन E2 का जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है उसका जो मार्केट में प्राइस होगा उसके आधार पर हम आपको पेमेंट करेंगे। लेकिन अब की बार एग्रीमेंट क्या है, अब की बार एग्रीमेंट है कि हम आपको कैश देंगे, लेकिन ये जो पेमेंट होगी, कितना कैश देंगे, ये इस बात पे निर्धारित करेगा कि मार्केट में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो हमारे ग्रुप का है, जिसको कि हम बिलोंग करते हैं, करेक्ट, यानी कि वो हमारी पेरेंट कंपनी भी हो सकती है। सपोज पेरेंट और सब्सिडियरी मिलकर के ग्रुप बनाते हैं, मान लेते हैं हम सब्सिडियरी कंपनी है, तो E3 इस एम्प्लॉय को क्या कह रही है कि हम आपको पेमेंट तो देंगे, लेकिन दैट पेमेंट विल बी बेस्ड अपॉन द करंट प्राइसेस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द ग्रुप जिसको कि हम बिलोंग करते हैं। तो अब पूरी कहानी आपकी समझ में आनी चाहिए। शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब है पेमेंट किसी भी मोड में हो सकती है, कैश में, किसी अन्य एसेट में, या फिर जैसा कि मैंने बताया शेयर्स में। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी रूप में पेमेंट हो, वो पेमेंट बेस होनी चाहिए नंबर वन, या तो एंटिटी के खुद के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के प्राइस पर, या फिर एंटिटी जिस ग्रुप को बिलोंग करती है उस ग्रुप का जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है उसके प्राइसेस के आधार पर। दैट मीन the mode of payment should be based upon the current price of the equity instrument of the entity or of the group to which the entity belongs। तो हम कह सकते हैं कि ये भी IFRS 2 के अंतर्गत ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। इवन दिस ट्रांजैक्शन विल बी कवर्ड बाय IFRS 2। पॉइंट समझ में आना चाहिए। IFRS 2। तो पहले तो मैंने देखा कि बच्चों को शेयर बेस्ड पेमेंट का जो मीनिंग है ना वो ठीक तरह से क्लियर नहीं हो पाता, तो ये मीनिंग अब आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, शेयर बेस्ड पेमेंट। ठीक है, अभी भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, लेकिन पहले मैं जरा अपना शीट नंबर लिख लूं। अब जैसा कि हम मालूम है ना आजकल रिकॉर्डिंग घर से ही हो रही है, करेक्ट। अब घर से रिकॉर्डिंग होती है तो ये शीटें इधर उधर बिखर जाती हैं, इधर उधर। प्रोफेशनल स्टूडियो की फैसिलिटी होती नहीं है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। शीट नंबर 2 पहले तो मैंने लिख दिया, करेक्ट, ये मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। केस डी। अब मैं केस डी की तरफ मुखातिब होता हूँ। केस डी की तरफ ध्यान दें आप लोग। जाहिर है कि अब मैंने एंटिटी का नाम लिखा E4। दिस एंटिटी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट। अब की बार ये एंटिटी एक ने एक एग्रीमेंट करा अपने किसी एम्प्लॉय से, करेक्ट। शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए जरूरी है कि एग्रीमेंट किसी थर्ड पार्टी से हो। अब थर्ड पार्टी के अंदर कौन कौन सी पार्टी हो सकती है, कोई सप्लायर भी हो सकता है, कोई ट्रेडर भी हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, और इवन एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयज विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज थर्ड पार्टी। इज इट क्लियर टू यू? तो दिस एंटिटी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद वन ऑफ इट्स एम्प्लॉय। अब एग्रीमेंट क्या है, पहले तो ये एग्रीमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो एंटिटी है ना इसको बड़ा डर लग रहा है। सर डर किस चीज का लग रहा है? क्योंकि ये एम्प्लॉय जो है बहुत डेडिकेटेड है, हाईली इंटेलिजेंट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, एंड रेजोल्यूटली डिटरमिन्ड आदमी है। रेजोल्यूटली डिटरमिन्ड का मतलब है एक बार अगर उसने किसी चीज को ठान ली तो उस चीज को वो करके ही रहता है। मार्केट में इस एम्प्लॉय की बड़ी डिमांड है,
और मार्केट में जो राइवल फर्म्स हैं वो इस एम्प्लॉय को चाहती हैं कि वो उनके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए, इसीलिए इस एंटिटी को डर है कि ये एम्प्लॉय कभी भी हमें छोड़ के जा सकता है। हालांकि ये एम्प्लॉय की क्रेडिटेबिलिटी बहुत हाई है, इसकी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैंने कहा क्रेडिटेबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता, तो इसीलिए मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो खास तौर से जो स्टार्टअप एंटिटीज होती हैं उसमें एम्प्लॉइज टर्नओवर रेशियो बहुत हाई होता है। उसका कारण यही होती है कि राइवल फर्म्स जो है हमेशा बाज की तरह पीछे पड़ी रहती है। तो ये एंटिटी को बड़ा डर है कि कहीं ये एम्प्लॉय हमें ना छोड़ जाए। तो इस एंटिटी ने एक तरकीब निकाली। इस एंटिटी ने इस एम्प्लॉय से एक एग्रीमेंट करा। क्या एग्रीमेंट करा? कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट 5 साल तक, 4 साल तक या एक पर्टिकुलर पीरियड तक रहेंगे। लेट अस से एग्रीमेंट ये है कि एम्प्लॉय shall employee shall serve the organization. Employee shall serve the organization for चलो 3 years कर लेते हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट 3 साल तक रहो। अगर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल तक स्टे कर जाओगे, करेक्ट, तो हम आपको 3 साल के पीरियड के खत्म होने के बाद में हम देखेंगे, इस 3 साल के पीरियड को हम वेस्टिंग पीरियड भी कहेंगे, लेकिन बात का अभी विषय है, अभी आप फिलहाल आगे ध्यान ना दें, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं सिर्फ उस पर ध्यान दें। एम्प्लॉय से कहा गया कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हमारे पास रहें, एग्रीमेंट ये है, और उस पीरियड के समाप्त होने पर एंटिटी ने कहा कि वी विल अलॉट यू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो एंटिटी इस तरीके का लालच अपने एम्प्लॉय को रखती है। ये इस ये पॉलिसी इंडिया में इन्फोसिस ने स्टार्ट करी थी, के आर नारायण मूर्ति ने, एम्प्लॉइज को अपने यहाँ रिटेन करने के लिए इस तरह की पॉलिसी जो कि आजकल बहुत प्रचलित है, करेक्ट, तो जिसको तुम स्टॉक ऑप्शन प्लान्स भी कहते हो। खैर एनीवे, तो एंटिटी ने एम्प्लॉय को कहा कि आप 3 साल तक हमारे यहाँ रहे, 3 साल तक अगर आप हमारे यहाँ स्टे कर जाएंगे तो हम आपको अपनी एंटिटी के कुछ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स देंगे। लेकिन सिर्फ कहानी यहीं तक नहीं है, हम जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आपको देंगे इट विल बी बेस्ड, इंपॉर्टेंट चीज ये है, चाहे पेमेंट कैश में हो या किसी अन्य एसेट में या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बार बार कह रहा हूं वो यही है कि ऑन द बेसिस ऑफ current prices, on the basis of current prices, on the basis of current prices of E2, ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइसेस यानी कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की जो पेमेंट है वो निर्धारित हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइसेस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ E2 और ऑफ द ग्रुप और ऑफ द ग्रुप टू विच or of the group to which E2, E4 in fact इस केस में E4 नाम है एंटिटी का, E4 belongs, यानी कि अब आपकी बात समझ में ये आनी चाहिए, किसी भी मोड में पेमेंट हो, that payment should be based upon either current price of the equity instrument of the entity itself or on the current price of the equity instrument of the group to which the entity belongs। तो ये चीज जरूरी है। तो ये शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब है, तो शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, करेक्ट। शेयर बेस्ड पेमेंट के अंतर्गत पेमेंट विल बी either in cash or in any other asset or by way of equity instrument, but the important point is that mode of payment should be based upon the current price of the equity instrument either of the entity or of the group। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब समझने के बाद हम अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स फिर अब हमें समझना पड़ेगा शेयर बेस्ड एग्रीमेंट क्या है, व्हाट आर शेयर बेस्ड अरेंजमेंट्स। अब एक टर्म हम यूज करेंगे शेयर बेस्ड अरेंजमेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है ये वर्ड यूज करता है, तो हम भी अरेंजमेंट यूज करेंगे। हालांकि यहाँ अरेंजमेंट का मतलब एक तरीके से एग्रीमेंट ही है, शेयर बेस्ड अरेंजमेंट।
शेयर बेस्ड अरेंजमेंट। अब ये भी बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, शेयर बेस्ड अरेंजमेंट। तो शॉर्ट में मैं मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं SBA लिखूंगा, शेयर बेस्ड अरेंजमेंट। शेयर बेस्ड अरेंजमेंट या एग्रीमेंट, हालांकि इसके बारे में देखा जाए तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। शेयर बेस्ड अरेंजमेंट है क्या? इट इज एन एग्रीमेंट या अरेंजमेंट जिसमें कि एंटिटी किसी थर्ड पार्टी के साथ एक अरेंजमेंट करती है। अरेंजमेंट क्या करती है कि आप हमें या तो गुड्स देंगे या सर्विस देंगे और बदले में हम आपको कुछ पेमेंट देंगे, लेकिन जो पेमेंट होगी वो पेमेंट, जैसे कि मैं बार बार कह चुका हूं, या तो कैश में होगी या किसी अन्य एसेट में होगी या फिर क्या बोलते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर होगी। लेकिन पॉइंट के लिए ये है कि वो पेमेंट्स बेस्ड होनी चाहिए ऑन द करंट प्राइसेस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एंटिटी या फिर ऑफ द ग्रुप टू विच द एंटिटी बिलोंग्स। तो शेयर बेस्ड अरेंजमेंट हम कह सकते हैं इज शेयर बेस्ड अरेंजमेंट, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, शेयर बेस्ड अरेंजमेंट, करेक्ट, इज एन अरेंजमेंट, is an arrangement. Share based arrangement is an arrangement. तो ये एक तरीके का अरेंजमेंट है। इस तरीके का अरेंजमेंट है, जरा ये भी आपको स्टैंडर्ड के अनुसार मालूम होना चाहिए। ये अरेंजमेंट देखो ध्यान से, एंटिटी एंटिटी या किसी अदर पार्टी के बीच में हो सकता है। अदर पार्टी मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो सप्लायर भी हो सकती है, ट्रेडर भी हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं और एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। तो शेयर बेस्ड अरेंजमेंट या एग्रीमेंट एक तो एंटिटी और अदर पार्टी के बीच में हो सकता है, या फिर ये अरेंजमेंट या एग्रीमेंट हो सकता है एंटिटी ऑफ द ग्रुप, एंटिटी ऑफ द ग्रुप, एंटिटी ऑफ द ग्रुप। कोई ग्रुप है, जैसे एक पेरेंट है और उसकी 3 सब्सिडियरीज हैं, S1 S2 S3। भाई पेरेंट S1 S2 S3 हम मिलाकर के क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे ना। तो मैंने कहा ये एग्रीमेंट एक तो सीधा एंटिटी या अदर पार्टी के बीच में हो सकता है, या ग्रुप की किसी एंटिटी और अदर पार्टी के बीच में हो सकता है। ग्रुप की किसी एंटिटी और अदर पार्टी के बीच में ये एग्रीमेंट हो सकता है, अदर पार्टी। या फिर ये एग्रीमेंट जो ग्रुप है उसके किसी शेयर होल्डर, जो ग्रुप है उसका शेयर होल्डर या ग्रुप की किसी एंटिटी के शेयर होल्डर और अदर पार्टी के बीच में भी हो सकता है, करेक्ट। और एनी शेयर होल्डर or any shareholder of the entity of the group correct. So share based arrangement basically is an agreement between entity or other party or entity of the group or other party or shareholder of the entity of the group and the other party and the other party. लेकिन ये एग्रीमेंट क्या है? अभी तो मैंने ये बताया कि ये एग्रीमेंट हो सकता है, करेक्ट, एंटिटी के बीच में, अदर पार्टी में, या ग्रुप की किसी एंटिटी और अदर पार्टी के बीच में, या ग्रुप की किसी एंटिटी के शेयर होल्डर और अदर पार्टी के बीच में। तो इस एग्रीमेंट से क्या होता है? तो ये जो एग्रीमेंट है, करेक्ट, चाहे वो एंटिटी और अदर पार्टी हो, चाहे ग्रुप की किसी एंटिटी और अदर पार्टी के बीच में हो, चाहे शेयर होल्डर ऑफ द एंटिटी या अदर पार्टी के बीच में ये एग्रीमेंट हो, तो इस एग्रीमेंट से लेकिन होता क्या है? डेट एंटाइटल्स, जो कि मैं बता ही चुका हूं, उस एग्रीमेंट के आधार पर अदर पार्टी के पास एक अधिकार पहुंच जाता है। क्या अधिकार पहुंच जाता है? कि जो अदर पार्टी है, क्योंकि अदर पार्टी हमें कुछ गुड्स देगी या सर्विस देगी,
तो अदर पार्टी के पास इस एग्रीमेंट के आधार पर एक राइट पहुंच जाता है, एक इंटाइटलमेंट पहुंच जाता है कि वो हमसे रिसीव करे या तो कैश या कुछ अन्य एसेट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, करेक्ट? डेट entitles that entitles the other party that entitles the other party that entitles the other party to receive, correct? क्या? To receive cash or any other asset or equity instruments or equity instruments और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। अब पॉइंट ये है कि जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हम दे रहे हैं, करेक्ट, इस एग्रीमेंट के बल पर हम जो पेमेंट करेंगे कैश में या अन्य एसेट में या किसी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द एंटिटी, एंटिटी अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी दे सकती है ऑफ द एंटिटी, और ऑफ द ग्रुप, या एंटिटी अपने ग्रुप के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी दे सकती है ऑफ द ग्रुप टू which entity belongs to। लेकिन मेन पॉइंट वो यही है कि जो ये पेमेंट होंगी, दैट पेमेंट शुड बी बेस्ड अपॉन अब मेरी ये शीट खत्म हो गई है इसलिए मेरे को नेक्स्ट शीट में जाना पड़ेगा, करेक्ट? लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पेमेंट होगी, दैट पेमेंट शुड बी बेस्ड अपॉन द करंट प्राइसेस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स और ऑफ द ग्रुप टू विच द एंटिटी बिलोंग्स। तो मैं लिख दूं, ठीक इसी के नीचे मैं लिख रहा हूँ, इसलिए इस शीट को मेरे को रखना पड़ रहा है ऐसे। अब थोड़ा सा ना यहाँ पर मैं बता ही चुका हूँ प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं है, तो थोड़ा सा हमें इस तरह से मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करना पड़ रहा है। हाँ जी, बेस्ड अपॉन, आप लिख लें, बेस्ड अपॉन the current prices, based upon the current prices of equity instruments अब मैं हटा दूं इस शीट को क्योंकि अब इसकी जरूरत तो नहीं है। तो based upon the current prices of the equity instruments of the entity or of the group to which the entity belongs, equity instruments of the entity or of the group to which entity belongs, समझ में आया? अब मुझे पूरा यकीन है कि शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब नंबर एक, दूसरा शेयर बेस्ड एग्रीमेंट का मतलब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, करेक्ट? फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने जो 3 एग्रीमेंट आपको दिखाए हैं, मैंने कहा कि ये एग्रीमेंट हो सकता है एंटिटी के बीच में, किसी अदर पार्टी के बीच में। इसमें तो मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ना, मैं फिर भी आपको बता दूं। जो पहला पॉइंट मैंने लिखा कि ये एग्रीमेंट एंटिटी के बीच में और अदर पार्टी के बीच में हो सकता है, तो इसका मतलब कोई एंटिटी है और उसका अदर पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट क्या होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप हमें कुछ गुड्स देंगे या सर्विसेज देंगे और बदले में हम आपको पेमेंट देंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइसेस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स देंगे।
फिर मैंने लिखाया था कि ये एग्रीमेंट किसी ग्रुप की एंटिटी के बीच में और अदर पार्टी के बीच में भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? मान लेते हैं पी लिमिटेड कोई कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, ये पेरेंट कंपनी है, करेक्ट। मान लेते हैं ये पी है और इसकी दो सब्सिडियरी कंपनी है, इसकी दो सब्सिडियरी कंपनी S1 और S2। तो इन तीनों को मिला करके पी, S1 और S2 को मैं क्या बोलूंगा? ग्रुप बोलूंगा। एक ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या है? पेरेंट प्लस सब्सिडियरीज। तो ये सब मिलकर के ग्रुप कहलाएंगे। अब मान लेते हैं इस ग्रुप की कोई एंटिटी है, चाहे वो S1 हो या S2, तो इसका मतलब शेयर बेस्ड एग्रीमेंट ग्रुप की किसी एंटिटी के बीच में और अदर पार्टी के बीच में भी संभव है। अदर पार्टी, इज इट क्लियर टू यू? ये पॉइंट समझ में आ गया जो पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मान लेते हैं कि S2 और किसी पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि आप हमें गुड्स या सर्विस देंगे और बदले में हम आपको पेमेंट देंगे ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइसेस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसका मतलब ये शेयर बेस्ड एग्रीमेंट के अंदर आएगा। फिर मैंने तीसरे पॉइंट में बताया कि ग्रुप के किसी शेयर होल्डर या ग्रुप की एंटिटी के किसी शेयर होल्डर के बीच में और अदर पार्टी के बीच में भी ये एग्रीमेंट हो सकता है। तो ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया। मान लेते हैं पी लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, S1 लिमिटेड और S2 इसकी सब्सिडियरीज हैं, करेक्ट। S1 और S2 इसकी सब्सिडियरीज हैं। ये सब मिलकर के क्या बनाएंगी? एक ग्रुप बनाएंगी। अब मान लेते हैं कि चाहे वो पेरेंट लिमिटेड का कोई शेयर होल्डर हो, चाहे S1 लिमिटेड का शेयर होल्डर हो, चाहे S2 का शेयर होल्डर, यानी कि इस ग्रुप का कोई शेयर होल्डर हो सकता है या इस ग्रुप की किसी एंटिटी का कोई शेयर होल्डर हो सकता है और उसका एग्रीमेंट किसी अदर पार्टी के साथ हो सकता है। लेकिन एग्रीमेंट यही होना चाहिए कि आप हमें गुड्स सप्लाई करेंगे या सर्विसेज सप्लाई करेंगे और बदले में हम आपको कुछ पेमेंट देंगे, लेकिन पेमेंट जो होगी वो बेस होगी ऑन दी current prices of equity instruments of the entity या फिर on the basis of current price of the group to which the entity belongs, correct। तो इस तरीके से ये जो तीनों मीनिंग मैंने बताए उसको मैंने क्लियर करने की कोशिश करी। थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूं कि आपके समझ में कितना आया। इसके लिए मैंने क्या करा, ये केस स्टडी देखी। केस स्टडी हुआ, हालांकि केस स्टडी तो क्या है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को कराने के लिए मुझे बहुत केस बनाने पड़ते हैं, करेक्ट। केस स्टडी, मान लेते हैं कि इस केस स्टडी में मैंने लिखा अपेरेंट इश्यूज अपेरेंट इश्यूज शेयर ऑप्शंस। बेटे शेयर ऑप्शंस का मतलब सिंपल वर्ड्स में शेयर्स ही, शेयर ऑप्शंस टू दी apparent issues share options to the employees of its subsidiary। ध्यान से देखें मैं क्या लिख रहा हूं। subsidiary company based upon the prices of shares of parent। पहले तो इसका मतलब क्या निकला? एक पेरेंट लिमिटेड नाम की पेरेंट है पी, इस पेरेंट ने क्या करा? शेयर्स इशू करे हैं, करेक्ट। किसको इशू करे? पेरेंट ने शेयर्स इशू करे टू द एम्प्लॉइज ऑफ सब्सिडियरी, टू द एम्प्लॉइज ऑफ सब्सिडियरी। अपनी ही किसी सब्सिडियरी के एम्प्लॉइज को इन्होंने शेयर्स इशू करे, करेक्ट। P1 लिमिटेड ने अपने ही किसी सब्सिडियरी कंपनी के एम्प्लॉइज को शेयर्स इशू करे।
इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इट विल बी कंसीडर्ड एज शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन। पहले तो ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, यानी कि इट विल बी कवर्ड अंडर इंड एस 102 या IFRS 2। जब भी मैं IFRS 2 लिख रहा हूं तो इसका मतलब इंड एस 102। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरह से मैं एक और चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, केस स्टडी 2। सपोज मैं आपको लिखूं अ सब्सिडियरी a subsidiary issues share options to its employees based upon based upon based upon the prices based upon the prices of shares of parent। अब की बार क्या है कि सब्सिडियरी कंपनी ने S1 ने पहले तो अपने ही एम्प्लॉय को शेयर्स इश्यू करे, नंबर वन, करेक्ट। लेकिन जो सब्सिडियरी कंपनी ने ये शेयर्स अपने एम्प्लॉय को इश्यू करे हैं, करेक्ट, these shares are based upon the prices of the shares of the entity to which of the group to which this entity belongs। यानी कि हमने जो शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को बिलोंग करे हैं वो आधारित हैं करंट प्राइसेस पर ऑफ द शेयर्स ऑफ द पेरेंट। बात समझ में आई? ऐसा हो सकता है। तो इवन दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज कवर्ड अंडर IFRS 2। एक्चुअली दोनों क्वेश्चन में डिमांड यही है कि क्या ये शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर आएंगी या नहीं आएंगी। यस, श्योरली बोथ दिस ट्रांजेक्शन विल फॉल अंडर IFRS 2, इसमें तो किसी तरीके का डाउट नहीं है। अब ये शीट नंबर में गया, शायद शीट नंबर 4 था, क्या था, जस्ट चेक द शीट नंबर। मैंने शीट नंबर कहते हैं जल्दी भूल जाते, ये याद पता नहीं शीट नंबर क्या है। चलो अच्छा जी, शेयर बेस्ड पेमेंट क्या है, शेयर बेस्ड एग्रीमेंट क्या है, इनको देखने के बाद अब शेयर बेस्ड ट्रांजेक्शन क्या है जरा ये भी देख लें। थर्ड, शेयर बेस्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शंस। अब ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन थोड़ा फॉर्मेलिटी भी करनी पड़ती है लिखने की। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शंस क्या ट्रांजेक्शन है भाई? शेयर बेस्ड एग्रीमेंट। देखो पहले तो शेयर बेस्ड एग्रीमेंट और ट्रांजेक्शन में फर्स्ट फर्क क्या है? एग्रीमेंट में तो सिर्फ हमने कहा है कि आप हमें सप्लाई करेंगे सामान या सर्विसेज, हम आपको पेमेंट देंगे बेस्ड अपॉन द करंट प्राइसेस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ये तो एग्रीमेंट है, इसमें हकीकत में अभी ना कुछ आया ना कुछ गया। लेकिन शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? इसमें इसका मतलब है कि हमने कुछ सामान रिसीव करा और आपको कुछ पेमेंट करी, वो ट्रांजैक्शन है, करेक्ट। तो दोनों का फर्क पहले महसूस होना चाहिए। तो अब तुम्हें इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन क्या है? एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके जरिए एक एंटिटी कुछ रिसीव करती है और एट द सेम टाइम बिकॉज एंटिटी कुछ रिसीव करती है तो एंटिटी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाता है कि हमने कुछ पेमेंट करनी है, बस यही ट्रांजैक्शन है। तो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन इज a transaction is a transaction in which is a transaction in which a entity an entity an entity receives
क्या? या तो गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, फ्रॉम अदर पार्टी मैंने पहले भी बताया था, अदर पार्टी कोई कोई भी हो सकती, अदर पार्टी, करेक्ट। अदर पार्टी में डेट इज ट्रेडर भी हो सकते हैं, सप्लायर भी हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर, इसमें मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं, इसमें एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, करेक्ट। तो एन एंटिटी रिसीव्स गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द अदर पार्टी एंड simultaneously 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 incurs an obligation, simultaneously incurs an obligation, incurs an obligation, simultaneously incurs an obligation। ऑब्लिगेशन का मतलब एक तरह की हमारे पर ड्यूटी आ जाती है, ऑब्लिगेशन लायबिलिटी आ जाती है। incurs an obligation to settle the transaction, settle the transaction either in cash or other assets or equity instruments or equity instruments or equity instruments based upon based upon ये अब लिखना ही पड़ता है, based upon current prices, based upon current prices of the entity or of the group to which entity belongs, to which entity belongs। तो ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन हमेशा जब कोई चीज हकीकत में होगी तभी ट्रांजैक्शन प्ले में आएगी। एग्रीमेंट तो एक तरीके का सिर्फ बातें हैं, करेक्ट, एक करार है जिसमें हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमें सामान देंगे, हम आप पेमेंट करेंगे। अभी हकीकत में कुछ हुआ नहीं है। तो हकीकत ये है कि जब आपका सामान आएगा तो तब मेरे पर एक लायबिलिटी आ जाएगी आपको पेमेंट देने की। तो ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, करेक्ट। उसके अलावा कुछ फीचर्स हैं, वो भी देख लेते हैं। हालांकि सब चीजें हम ऑलरेडी शुरू के जो मैंने पॉइंट बताए थे, शेयर बेस्ड पेमेंट क्या है, करेक्ट, उसके अंतर्गत इनडायरेक्टली डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सम फीचर्स। अब सम फीचर्स से मेरा मतलब क्या है? पहले तो यह है कि शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन जब भी हो वो हमेशा एक एग्रीमेंट के आधार पर होनी चाहिए, करेक्ट। अब ऐसा नहीं है, मान लो मेरा और आपका कोई एग्रीमेंट ही नहीं था, अब मैं कहीं से दुकान में सामान लेने के लिए जाऊं, करेक्ट, और मैं उसको बोलूं भाई तुम ये शेयर्स ले लो, तो क्या वो मानेगा दुकानदार? हो सकता है वो ना माने, क्योंकि हमारा कोई पहले एग्रीमेंट था ही नहीं। यानी कि शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी है कि पहले कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस, शेयर
based payment transactions, share based payment transactions should be should be formed with an agreement, नेचुरल सी चीज। इसमें प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए एंटिटी के बीच में और अदर पार्टी के बीच में, तभी शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो सकती है। आप डायरेक्टली कोई चीज जाकर के थोड़ी सेटल कर सकते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। एक और पॉइंट है कि जो शेयर बेस्ड पेमेंट एग्रीमेंट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेट होनी चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेट होनी चाहिए। का क्या मतलब है? मान लो एग्रीमेंट तो है कि मैं आपको पेमेंट दूंगा और पेमेंट में आपको अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के प्राइसेस के आधार पर दूंगा। लेकिन मान लो, ये मान लेते हैं अगर मैं आज से 20 साल पहले के अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के प्राइसेस को कंसीडर करूं पेमेंट देते वक्त, तो क्या सामने वाली पार्टी मानेगी? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लियर होना चाहिए कि हम जो पेमेंट देंगे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कैश में या अदर एसेट्स में देंगे ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइसेस, ना कि 20-30 साल पहले के प्राइसेस। करेक्ट? तो टर्म्स एंड कंडीशंस should be terms and conditions should be clearly communicated, clearly communicated। और मैं बता ही चुका हूं कि जितने भी ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस हैं, करेक्ट, वो एक्सटर्नल पार्टीज से संभव हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस, शेयर बेस्ड पेमेंट transactions should be for goods and services with an external party, with an external party। और एक्सटर्नल पार्टी कौन होती है वो मैं तुम्हें अभी लिखा चुका हूं, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स एटसेट्रा। करेक्ट? इसी पॉइंट पर बेस्ड एक छोटा सा मैं आपको केस स्टडी बताता हूं, छोटा सा, कोई बहुत बड़ा नहीं है, जस्ट टू मेक द पॉइंट क्लियर। करेक्ट? जस्ट टू मेक द पॉइंट क्लियर, E1 इज इनिशिएटिंग, यानी कि सोच रही है, इनिशिएटिंग मतलब स्टार्ट कर रही है, इनिशिएटिंग ए प्लान टू प्रोवाइड equity instruments, to provide equity instruments to its employees, but but there are some terms that are yet to be communicated,
लेकिन कुछ टर्म्स है जो अभी हमने क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करी है, येट टू बी कम्युनिकेट का यही मतलब है कि अभी तक नहीं करी है, तो इसका मतलब दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन, दैट मीन IFRS 2 in this case will not be applicable. करेक्ट, ये ट्रांजेक्शन IFRS के अंदर या शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन के अंतर्गत नहीं आ सकती। तो ये चीजें हैं जो अपने अभी इस ओपनिंग सेशन में करी हैं, तो नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की चर्चा जारी रहेगी।